हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम 21 और 22 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलती रहे। देखिए कल फ्रेंड्स, कल कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था और प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। उसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आज की वीडियो में हम दोनों दिन के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा समय वेस्ट ना करते, डायरेक्टली हम इस आज की वीडियो में जो हमारी द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो यूपीएससी के लिए जो कट ऑफ जाता है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके, ठीक है। पूरा एग्जाम अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आप जो जिनका प्रीलिम्स निकल गया है उनके लिए है कि जो मेंस में आने वाला उस सीरीज़ को आपके लिए इसको ज़रूर देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम करंट अफेयर बस को डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं जो आपका स्टैटिक और करंट दोनों को लेके बनाया जाता है, ताकि आपके अच्छे तरीके से फॉर्डर को कंप्लीट किया जा सके जो मेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। चलिए मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जिनका अभी प्रीलिम्स से साल अगर किसी कारणवश रह गया है उनके लिए, ताकि आपका एक बार फिर से करंट अफेयर अच्छी तरीके से तैयार हो सके। देखिए मार्किंग स्कीम में आपका ये है कि आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना, ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करिए और आपका जो कट ऑफ जो होता है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। और 6 से कम स्कोर आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे आई है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और 24 आवर्स के बाद तो हर एक को वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा 6 से ज़्यादा स्कोर है, ताकि एटलीस्ट आपका जो गुड एवेल्यूएशन में आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब आपके आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जीरो हंगर इज इंक्लूडेड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, कि जो जीरो हंगर की बात की जा रही है, कि हंगर को रोकने की जो बात की गई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है उसमें बात की गई है। सेकंड जो आपका दिया है कि थीम फॉर 2020 वर्ल्ड फूड डे इज ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ठीक है। तो इस तरीके की कोई थीम है जो 2020 वर्ल्ड फूड डे के लिए रखी गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए सबसे पहले जो जीरो हंगर की बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड में बात की गई है, क्योंकि फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जा सकता था वो आपका किससे, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी से रिलेट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हैं, आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए बताइएगा कि हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्वायर करने के लिए कब तक का ईयर, कब तक का समय दिया गया है कि इस एम को हम कब तक अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड है, थीम फॉर 2020 वर्ल्ड फूड डे इज ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये इस साल 2020 की थीम है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में पहले, कि वर्ल्ड फूड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है, जो स्टैब्लिश किया गया था इसको यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 16 अक्टूबर 1945 को। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो वर्ल्ड फूड डे है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया गया था। तो ये FAO, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या FAO यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक प्राइमरी बॉडी है और जिसको 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अभी 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेट की गई है, जिसके कारण ये अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। कुछ वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में ख़त्म करते चीज़ों को, कि ये 16 अक्टूबर को हर साल एनुअली बनाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ये जीरो हंगर से रिलेट करता है। ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर ये 2020 की थीम है। और देयर हैज़ बीन रेनाउंड focus on food, nutrition, health, immunity and sustainability due to unprecedented challenges posed by the COVID-19 pandemic, कि जो भी challenges COVID-19 के कारण आए हैं उन challenges को rid off करने के लिए न्यूट्रिशन, फूड, हेल्थ और immunity and sustainability के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1 in 8 पीपल गोज़ टू स्लीप हंग्री एवरी डे, कि पूरी वर्ल्ड में 8 में से 1 पर्सन हर दिन खाली पेट सोता है। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लमजनक एक इस तरीके की चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम इस तरीके को विदाउट जो हंगरी उसको नहीं, मतलब बिना खाना पीना खाए उसको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी वो सेटबैक्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ही ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ठीक है। ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे न्यूज में क्यों था। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज 300 टाइम्स लेस पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 से 300 गुना, ठीक है, क्या है, लेस पोटेंट है, मतलब कम खतरनाक है। सेकंड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको कहा जाता है कैन लिव इन द एटमॉस्फेयर फॉर अप टू 125 ईयर, कि ये एटमॉस्फेयर में 125 साल तक रह सकती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जो N2O है, इसकी मात्रा अभी रिसेंटली एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अकॉर्डिंग टू जो हमारा मैप होता है उसके हिसाब से, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो N2O की मात्रा वो केवल 6% है, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू सर्वे पता चल रहा है कि जो इसकी जो मात्रा है वो 30%, ठीक है, 30% बढ़ गई है। और ये 300 टाइम लेस पोटेंट नहीं है, ये ह्यूज पोटेंट है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये काफ़ी खतरनाक गैस है जो नाइट्रस ऑक्साइड है, और रिसेंटली इसका जो अभी एक लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ये आपको बताया जा रहा है कि लेस पोटेंट है, हालांकि ये लेस पोटेंट नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, और 125 साल तक इसका एटमॉस्फेयर में रह सकती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन, एक सेकंड, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, सॉरी, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ चीज़ें पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में 125 साल तक रह सकती है। ठीक है, पहला ये, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। ठीक है, जो 300 टाइम मोर पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसी के साथ साथ जो थर्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है CO2 के बाद, ठीक है, आफ्टर CO2, वो है मीथेन। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती, जो सबसे ज़्यादा थर्ड हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है आफ्टर CO2 एंड मीथेन CH4 है। और उसके बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर जो अमंग ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है रिस्पॉन्सिबल करती है किसी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये सभी आप चीज़ जानते हैं उसके बारे में। और जो N2O है इज ऑल्सो द ओनली रिमेनिंग थ्रेट टू द ओजोन लेयर, और जो N2O है सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो आपकी ओजोन लेयर होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी एक कॉज है कि जिस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, तो एक भविष्य में कुछ कंसंट्रेशन निकल सकते हैं इसी तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल कंसंट्रेशन लेवल को काफ़ी इंक्रीज करेगा। 270 पार्ट्स पर मिलियन जो था वो 1750 से 331 जो पार्ट्स पर मिलियन हो गया है अब। ठीक है, 2018 में, तो 1750 में ये कितना था, केवल 270 था, और 2018 में ये 331 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है, जो जम करे सीधे 20% का। तो एक कॉज काफ़ी खतरनाक है इसका। तो जिस तरीके से धीरे धीरे, इसीलिए कहा जाता है पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पोल्यूट मत करिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर को, उसको जितना हो सके उतना आप पेड़ उगाइए, एटलीस्ट हर साल एक पेड़ लगाइए। तो अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर साल कोई एक एक पेड़ भी लगाता है तो काफ़ी ज़्यादा अफोरेस्टेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग सिटीज नॉर्थ टू साउथ। ये कुछ सिटीज दी हुई है, अभी न्यूज़ में थी, आपको इन सिटीज़ को नॉर्थ से साउथ में जमाना है। ठीक है, पहला है कुआलालंपुर, सेकंड है बैंकॉक, थर्ड है जकार्ता, एंड फोर्थ है नाइपिटाओ। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1432, ऑप्शन बी 1342, ऑप्शन सी 4213 एंड ऑप्शन डी 4132। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे ऊपर अगर आप जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपको, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपको जो नाइपिटाओ मिल जाता है। सेकंड आप आते हैं तो यहाँ आपको बैंकॉक देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको कुआलालंपुर मिल जाएगा, और सबसे नीचे आप इधर पे आएंगे तो आपको नीचे किसको, जकार्ता आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी ये चारों स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका कौन था, सबसे पहले आपका था फोर्थ। ठीक है, उसके बाद कौन था, उसके बाद था आपका बैंकॉक, फिर क्या था, फिर कुआलालंपुर, फिर क्या था, जकार्ता। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाता है इसके हिसाब से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते था। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था। सिटीज़ को याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की सिटीज़ हैं तो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए
फोर्थ क्वेश्चन है द डिवाइस यूज फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सरफेस आर कॉल्ड एज, कि अभी एक डिवाइस तैयार किया गया है जो स्पिल्ड ऑयल मतलब जो ऑयल जो मिल जाता है वाटर सरफेस में उसको अलग कर देता है। आपने देखा होगा कि जो पानी में जब ऑयल मिला देते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से उसका शेप दिखने लगता है और कुछ अलग अलग उसमें कलर्स दिखने लगते हैं। तो क्या उसमें से ऑयल को वाटर से अलग किया जा सकता है? तो देखिए इस तरीके का एक डिवाइस बनाया गया है, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कंटेनमेंट बूम्स, ऑप्शन बी स्किमर्स, ऑप्शन सी शॉर्बेंट्स, ऑप्शन डी डिस्पर्सिंग एजेंट। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है स्किमर्स। ठीक है, स्किमर्स एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है कि जो स्पिल्ड ऑयल होता है जो वाटर सरफेस से मिल जाता है उसको क्या किया जाता है, उसको फिजिकली तौर पे अलग करने के काम आता है। अब कुछ और चीज़ें डेफिनेशन है, हो सकता है आपसे पेपर में इस तरह की डेफिनेशन भी पूछी जा सके कि कंटेनमेंट बूम्स क्या होते हैं। तो जो फ्लोटिंग बैरियर्स होते हैं जिसको कॉल्ड बूम्स कहा जाता है, यूज़ किए जाते हैं रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्प्रेड ऑफ ऑयल एंड टू अलाउ फॉर इट्स रिकवरी, रिमूवल और डिस्पर्जल। देखिए फ्लोटिंग बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे तेल में काफ़ी जो बैरियर्स उसमें बहते हैं, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी कुछ ख़राब चीज़ें भी बहती हैं जिनको बूम्स कहा जाता है। तो उनको इनका यूज़ करके कंटेनमेंट बूम्स का यूज़ करके इनको इस रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि स्प्रेड ऑफ ऑयल, ठीक है, तो ऑयल ज़्यादा दूर तक फैल ना सके। ठीक है, कंटेनमेंट बूम्स का यूज़ किया जाता है ताकि ऑयल अगर इस तरीके का ऑयल हो चुका है जिसमें काफ़ी फ्लोटिंग बैरियर्स आ चुके हैं उनको ज़्यादा दूर तक वो पानी में ना बह सके ताकि प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो जाए, तो उनके रिकवरी करने के लिए, रिमूवल करने के लिए और डिस्पर्सल करने के लिए कंटेनमेंट बूम्स का यूज़ किया जाता है। स्किमर्स अभी हमने समझ लिया कि ये वो डिवाइस है जिसका फिजिकली सेपरेटिंग करता है स्पिल्ड ऑयल को किसमें से, वाटर सरफेस से। और जो सॉर्बेंट्स होते हैं ये वेरियस सॉर्बेंट्स होते हैं जो स्ट्रॉ, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि स्ट्रॉ, वोल्केनिक ऐश एंड शेविंग्स एंड पॉलीस्टार डिराइव्ड प्लास्टिक। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो एब्जॉर्ब करती है ऑयल को फ्रॉम द वाटर आर यूज। तो सॉर्बेंट्स वो होते हैं जो इन सभी चीज़ों को जो क्या करते हैं, जो ऑयल को वाटर से एब्जॉर्ब कर लेती है और दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। साथ ही साथ डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं, तो नाम से समझ में आता है डिस्पर्स मतलब अलग अलग कर देगा। तो दीज आर केमिकल दैट कंटेन सर्फेक्टेंट्स और कंपाउंड्स दैट एक्ट टू ब्रेक लिक्विड सब्सटेंसेस सच एज ऑयल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। ऑयल को क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में अलग कर देते हैं, जैसे सब्सटेंस क्या होते हैं वो अलग अलग लिक्विड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग हो जाते हैं और दे एक्सेलरेट इट्स नेचुरल डिस्पर्जन इनटू द सी। और क्या करते हैं, ये नेचुरली डिस्पर्स करते हैं किसमें, सी के अंदर। सी के अंदर भी काफ़ी ऑयल होते हैं, जैसे आपके देखा होगा कि जो शिप चलते हैं अगर उनमें ब्लास्ट होता है तो जो ऑयल होता है वो पूरे समुद्र में मिल जाता है, तो वहाँ पे भी जो जीव जंतु रहते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो इस तरह के डिस्पर्सिंग जो एजेंट्स होते हैं वो अगर ये केमिकल्स वहाँ पे मिले हुए होते हैं तो वहाँ से ऑयल को और तेल को, मतलब ऑयल को वाटर्स को क्या कर लेते, अलग कर देते ड्रॉपलेट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। तो इनमें से ये तीन चीज़ें दी हैं, आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच है। फर्स्ट है आपका मनामा, क्या बहरीन से रिलेट करता है। सेकंड है आपका अबूजा, नाइजीरिया से रिलेट करता है। एंड थर्ड है आपका मिन्स्क, क्या ये बेलारूस से रिलेट करता है। सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर। देखिए अगर ध्यान से मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो होपफुली ये जो आंसर आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे कैपिटल्स दिए। बहरीन, जो बहरीन है वहाँ पे एक सिटी इंपॉर्टेंट है जो आपका बनामा है। सेकंड नाइजीरिया के अबूजा, आपने भी सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में। मिन्स तो बेलारूस के अंदर काफ़ी चर्चित सिटीज़ होती है, तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो मनामा है, ये कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ बहरीन की। ठीक है, याद रखिएगा। जो इजराइल और बहरीन है फॉर्मली इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो ये अभी रिसेंटली क्या वो मनामा सिटी के अंदर ही, कहाँ पे, ये बहरीन के अंदर है जो उसकी कैपिटल है। तो इजराइल और बहरीन ने एक फॉर्मली इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो जिसको साइन करवाया था यूएस की ब्रोकर डील के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे यूएस एक ब्रोकर का कवर कर रहा था। अबूजा ये कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया है, जो नाइजीरियन आर्मी ने अभी हैज़ डिप्लॉयड सोल्जर्स टू सेवरल पार्ट्स ऑफ अबूजा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया है, तो इसलिए न्यूज़ में था ताकि कर्टेल किया जा सके वायलेंट आउटकम्स ऑफ द एंड सार्स प्रोटेस्ट। तो जो भी ये सार्स कोविड-19 है इसको इनके
जो भी को मतलब इसका जो वायरस है उसको थोड़ा सा रोका जा सके, उसके लिए न्यूज़ में था। मिन्स आप सभी जानते हैं कैपिटल है बेलारूस की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक क्लोजली अलाइड थे वो रशिया के साथ थे, हैज़ बीन रॉक बाय स्ट्राइक्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो स्ट्राइक हुई थी जो बेलारूस के अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसमें ये समझा रहा कि स्ट्राइक भी रशिया के द्वारा प्लान की गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आप याद रखिएगा, इसलिए ये सिटीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। और अगर लोकेशन की वाइज हम देखें तो ये आपका रशिया हो गया, ठीक है, जो अभी हमने बात कर रहे थे। यहाँ पे ये अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। तो थोड़ा सा मैप को थोड़ा ध्यान से देखा करिए ताकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान सहकार स्कीम, ठीक है। तो आयुष्मान सहकार स्कीम जो है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट है द स्कीम विल एक्सटेंड आयुष्मान भारत इंश्योरेंस कवर टू ऑल कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ये स्कीम होती है, एक्सटेंड करती है आयुष्मान भारत इंश्योरेंस कवर को ऑल कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, ठीक है, जितने भी कोऑपरेटिव्स इंडिया के अंदर उसमें। सेकंड है इट विल बी फंडेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कि इसको जो फंड किया जाता है वो एनसीडीसी के द्वारा किया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या ये जो स्कीम है, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ठीक है, उसके उसी को कवर करने के लिए ऑल कोऑपरेटिव्स इन इंडिया उसी के लिए चालू की गई है। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग दी है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं, ठीक है, ये गलत है आपका, तो इसके बारे में याद रखिएगा। सेकंड जो आपका दिया है कि इट विल बी फंडेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एनसीडीसी, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है कि इसको एनसीडीसी के द्वारा ही फंड किया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, बी विल बी करेक्ट आंसर। कुछ चीज़ें और देखते हैं इसके बारे में। जो स्टेटमेंट 1 है ये इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आयुष्मान सहकार स्कीम है इसका एम है कि असिस्ट करना कोऑपरेटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, कि कंट्री के अंदर जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से रखना, जिसमें आयुष्मान सहकार ऑफ स्पेशली कवर करेगा एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, रिपेयर, और आपका ये रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनकम्पास, इन्हीं चीज़ों को क्या करेगा इसके अंदर एनकम्पास किया जाएगा, ठीक है, रखा जाएगा। स्टेटमेंट जो 2 है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फंडेड बाय द एनसीडीसी, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो ये इसके बारे में एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है लॉन्च आयुष्मान सहकार स्कीम, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर। ये जो मॉशिक करके एक माइक्रो प्रोसेसर है इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके के स्टेटमेंट भी यूपीएससी पूछ लेता है। फर्स्ट है इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूड स्मार्ट कार्ड्स लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, कि इसमें एक ये जो एप्लीकेशन होता है इसमें एक स्मार्ट कार्ड होता है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। सेकंड है द डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन हैव बीन डन इंडिजिनियसली इन इंडिया, कि इसका जो डिज़ाइन है ये जो मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर है और इसका जो फैब्रिकेशन जो किया गया है, ठीक है, वो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही किया गया है, इसको इंडिया ने ही बनाया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन सी है, मतलब आपकी दोनों स्टेटमेंट, आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कुछ और चीज़ें समझते हैं पहले इसके बारे में, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कि जो मॉशिक है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आईआईटी मद्रास ने रिसर्च किया है एक और बूट किया है कि एक माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मॉशिक। ये जो डिज़ाइन है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन, असेंबली एंड पोस्ट सिलिकॉन बूट अप वे डन एट द आईआईटी मद्रास। इसमें जो भी माइक्रो प्रोसेसर इसमें और जो मदरबोर्ड है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसमें डेवलप की गई है। और जो फाउंड्री स्पेसिफिक बैक एंड डिज़ाइन एंड द फैब्रिकेशन वेर अंडरटेकन एट सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी की कुछ चीज़ें हैं वो जो इसरो के द्वारा जो अंडरटेक की गई हैं, ठीक है। और इन चंडीगढ़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मदरबोर्ड वाज डन इन बेंगलुरु। तो कुछ सेमीकंडक्टर जो चीज़ें हैं ये चंडीगढ़ इसरो के द्वारा वहाँ पे की गई हैं, और कुछ
चीज़ें हैं जो मदरबोर्ड जैसे हो गया वो बेंगलुरु के अंदर इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। ये जो फील्ड एप्लीकेशन है जो मॉसिक इंक्लूड स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इस तरीके की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और जो ID कार्ड्स, ट्रैवल कार्ड्स एंड मेट्रोज एंड ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, तो ये सारी चीज़ें भी इसके एप्लीकेशंस में वहाँ पे मौजूद रहेंगी, ठीक है। द शक्ति प्रोसेसर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एज एन एकेडमिक इनिशिएटिव बैक इन 2014 बाय द राइज ग्रुप एट IIT मद्रास। तो IIT मद्रास 2014 में एक शक्ति प्रोसेसर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो IFSCA के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है IFSCA इज अ स्टैचुरी रेगुलेटिंग बॉडी, की ये एक स्टैचुरी रेगुलेटिंग बॉडी है। सेकंड है इट इज़ एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री, कि ये एम्पावर है, जो एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज ऑफ द पावर होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, किसके रिस्पेक्ट में, जो किसके रिगार्डिंग काम करता है, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री, की जो भी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, RBI का काफ़ी हद तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ पे हक होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C 1 and 2, ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए आंसर आपके दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। स्टेटमेंट की जो एक सेकेंड, हाँ, IFSCA है, ये एक स्टैचुरी रेगुलेटिंग बॉडी है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और ये एम्पावर करती है एक्सरसाइज करने के लिए जो पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री, की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है कंट्री के अंदर, ठीक है, उनको। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन C हो जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी यूनिफाइड रेगुलेटिंग बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू डेवलप द रेगुलेट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये एक स्टैचुरी बॉडी तो है ही, साथ ही साथ इसको जो डेवलप रेगुलेट करती है, ये किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर करती है, और जिसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे भी पूछे आपसे बनना चाहिए। स्टेटमेंट जो 2 है कि वो करेक्ट यहाँ पे दी है, कि ये अथॉरिटी है विल फंक्शन एज अ यूनिफाइड रेगुलेटर एंड एज एम्पावर टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ RBI, SEBI, IRDI एंड PFRDA इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री, कि जो भी कंट्री के अंदर जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उन सभी चीज़ों में जो RBI है, SEBI है, IRDI है और PFRDA, ये एम्पावर होते हैं उनको अच्छे तरीके से रेगुलेटर, उनके रेगुलेटर की तरह वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग नीम कोटेड यूरिया इन फार्म्स। तो नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करने में कौन कौन से बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट्स देखे जाते हैं, आपको भी बताना है। फर्स्ट है इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया इन वाटर, कि ये इंक्रीज कर देता है जो सॉल्युबिलिटी होती है यूरिया की वाटर के अंदर। सेकेंड है इट लीड्स टू रिडक्शन इन पेस्ट एंड डिसीज अटैक, कि ये रिडक्शन करता है, थोड़ा कम कर देता है पेस्ट और डिसीज के अटैक में। तो कौन सी इस चीज़ में करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C 1 and 2, ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आपने आंसर सोच लिया होगा। देखते पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें, कि जो पहले स्टेटमेंट है वो आपको इनकरेक्ट दी है, कि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर एज रिजल्ट नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हाईली सॉल्युबल जो वाटर के अंदर होता है, उसके कारण ये क्या करता है, ये जो इंक्रीज करने की जगह क्या करता है, ये डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया इन वाटर, ठीक है। अगर यूरिया की मात्रा ये वाटर के अंदर बढ़ा देगा तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपके फार्म सेक्टर में। तो ये इंक्रीज नहीं करता है, ये क्या करता है, ये आपको उसके फार्म के अंदर जो नीम कोटेड यूरिया होता है, ये इस चीज़ को सॉल्युबिलिटी जो होता है यूरिया की, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लीड करता है रिडक्शन इन पेस्ट एंड डिसीज अटैक, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन B हो जाएगा। B विल बी योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि यूरिया जो कोट किया जाता है, जो कोटेड विथ नीम होता है, जिसको नीम कोटेड यूरिया कहा जाता है, ये लॉस कैन मिनिमाइज एज कोटिंग ऑफ यूरिया। ठीक है, मिनिमाइज कर देता है उसकी कोटिंग को और स्लो कर देता है रिलीज फर्टिलाइजर मेकिंग अवेलेबल ऑफ प्लांट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखिए फर्टिलाइजर ज़रूरी तो होता है, ठीक है, खेती किसानी के लिए, लेकिन ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है। ठीक है, जितना फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है, ठीक है, जो फर्टिलिटी है, ठीक है, लैंड की, वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है, क्योंकि एक स्टडी जो कंडक्ट कराया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, कोऑपरेशन एंड फार्म्स एंड वेलफेयर, इनके अंदर फाउंड किया गया था कि नीम कोटेड यूरिया का यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे इंप्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ, सॉइल जो हेल्थ होती है सॉइल की उसको इंप्रूव करने के लिए, रिडक्शन इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स की, जो प्लांट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको दूर करने के लिए, पेस्ट और डिसीज अटैक से बचाने के लिए, और जो इंक्रीज़ करने के लिए ईल्ड ऑफ पैडी, ठीक है, जो पैडी की खेती होती है उसको और बढ़ाने के लिए, शुगर केन की खेती बढ़ाने के लिए, मेज़ की खेती बढ़ाने के लिए, सोयाबीन, टर, रेड ग्राम, इन सभी चीज़ों की जो ईल्ड होती है इनको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्म्ड अ कमिटी विथ अ व्यू टू एंश्योर दैट मार्केट डेटा इज मेड फॉर फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल, कि इनमें से कौन सी ये जो कमेटी है जो बनाई गई थी, इसमें ये एंश्योर किया गया है कि जो मार्केट डेटा है ये सभी के लिए एक्सेसिबल फ्री में होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन बी सीआरबीआई और ऑप्शन डी एसबीआई। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए कि वो कौन सी कमेटी इसके द्वारा बनाई गई है। चलिए, तो सेबी के द्वारा एक कमेटी तैयार की गई है जिसमें ये बात की जा रही है कि जो मार्केट डेटा है, ठीक है, वो सभी के लिए एक्सेसिबल कराया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो फ्रीली सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके जरिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसको याद रखिएगा, ये मार्केट डेटा जो मेड मोर फ्रीली एक्सेसिबल रहेगा सभी के लिए, ये इसके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो कमेटी है ये रेकमेंड करेगी जो पॉलिसी मेजर, ताकि इंश्योर किया जा सके एक्सेस ऑफ डेटा, सेगमेंट वाइज डेटा पैरामीटर्स आइडेंटिफिकेशन और डेटा नीड्स एंड गैप्स, जो भी नीड्स होती है, जो गैप्स होती है, उन सभी चीज़ों को रिड ऑफ किया जाएगा। इट विल ऑल्सो कंसिडर द डेटा प्राइवेसी इशू, ये डेटा प्राइवेसी इशू को भी कंसिडर करेगा, और जो डेटा एक्सेस है रेगुलेशंस का वो उसके ऊपर भी ध्यान देगा, साथ ही साथ जो एप्लीकेबल जो मार्केट डेटा है उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको किस तरीके से इंश्योर किया है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। ठीक है, सो जितना भी स्कोर आया उसको कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और एक बार 24 आवर्स के बाद रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।